सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आलमी उफ़क़ पर तीसरी आलमी जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने इराक में वाक़ अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग कर अमरीका को जवाब दे दिया है, जिसमें ईरानी मीडिया के मुताबिक 80 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरानी हमले में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं। इस ईरानी हमले का क्या जवाब देना है, इसका पता अमरीकी सदर के मुतवक्के खिताब में चलेगा। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि जिस मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उसे भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ नेटो समेत कनाडा, रोमानिया ने इराक से अपने फौजी निकालने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में एक और अहम वाकया ईरान में यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे की तबाही है, जिसे यूक्रेनी हुकाम ने पहले इंजन की खराबी करार दिया, लेकिन बाद में इस बयान को वापस लिया। खबरें यह हैं कि ईरान ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स बोइंग कंपनी को देने से इनकार कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि इस इनकार की वजह क्या है। सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। ईरान के हमसाया मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान मुसलसल फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन कर रहा है। इन्हीं हालात में अच्छी खबर यह है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी आर्मी एक्ट का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है, जो सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद कानून बन जाएगा। इस बिल पर सियासी जमातों का इत्तेफाक राय बड़ी खुशाइंद है, लेकिन सियासत में 1.5 इंच की मस्जिद रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान और हम नवा इसे जमहूरियत का कत्ल करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सियासत के जहांदीदा कहलाने वाले इन रहबरों को खित्ते में तेजी से बदलते हालात और जंग के खतरात का बिल्कुल अंदाजा नहीं, या एजेंडा कुछ और है? सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। असद खरल साहब, ये हम ठीक है कि जो बात मौलाना साहब अगर गलत करते हैं उस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन आज तो मुझे कुछ समझ नहीं आई उनकी बात की कि एक एक्ट पास हो रहा है, पार्लियामेंट से पास हो रहा है, पहले कौमी असम्बली से हुआ, फिर सेनेट से हुआ, अब उनको पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी एतराज है। वो कह रहे हैं जी उन्होंने जमहूरियत को दफन कर दिया। ये चाहते क्या हैं? क्या इनको कोई लिख कर दे दिया जाए कि ताहयात इन्हीं के खानदान के लोग जो हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होंगे? क्या किस तरह की जमहूरियत चाहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। किस तरह की पार्लियामेंट चाहते हैं, कैसी कानून साजी चाहते हैं? उसामा साहब, एक तो जिस तरह आपने बताया कि खुश आइंदा है कि कम अज़ कम जिस पार्लियामेंट के बारे में हम भी बैठ के टॉक शोज़ में बड़ा बताते थे कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं मैच्योर नहीं है, अवामी इश्यूज़, नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू जो है वहाँ पे चिट चैट होती है, जुमलेबाजी होती है, फ़िक्रेबाजी होती है, लेजिस्लेशन नहीं होती। अब 3 वो बिल जो तरमीमी जो शिकवार जो बिल की मंजूरी हुई है, जिसमें आर्मी एक्ट के हवाले से बात हो रही है, उसमें जो नेवी के हवाले से है, उसके हवाले साथ फ़िज़ाइया के हवाले से है, तीनों जो बिल है जिस खुश असलूबी से और जिस कंसेंसस से पहले कौमी असम्बली में पेश हुए, पास हुए, और फिर जिस तरह सेनेट्स में पेश हुए और पास हुए, और फिर चेयरमैन सेनेट ने भी दस्तखत कर दिए, और आखिरी इतला तक जो मेरे पास आ रही हैं, अभी चूँकि प्रोग्राम लाइव चल रहा है जी, तो सदर पाकिस्तान के पास ये पहुँच गए, शायद उन्होंने दस्तखत भी कर दिए या कर देंगे कुछ देर बाद, क्योंकि प्रोसेस जो आइनी और कानूनी है वो तो हो गया पूरा जी। अब इसके अंदर एक दूसरा मामला है, मरियम साहिबा का ट्वीट, और अचानक जो प्रोफाइल उन्होंने अपनी डीपी चेंज किया और उस पर नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर लगाई गई है कि खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफ़ान भी है। उस ट्वीट्स की जो डीपी है, जो हरकत में आया है मरियम साहिबा का, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। खामोश एहतजाज भी उसको आपको कह सकते हैं, एक रिएक्शन भी कह सकते हैं, एक वो चाह रही हैं जो कि बाहर जाना चाह रही थी, जिस तरह उन्होंने कहा, और उसमें शायद डिले हो रहा है, इस हवाले से एक वार्न भी वो कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता रही हैं ये उनकी डीपी कि अगर आपने, क्योंकि जो अब मामला सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो उनका बयानिया था वो तो बिल्कुल उल्ट गया।
तो उस उल्ट बयानिए के बावजूद वो ये उनका ये एहतजाज खामोश है कि आप जो हमें जो रिलीफ मैक्सिमम है वो मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं बोलूँगी और बहुत कुछ खोलूँगी। हाँ जी, अब ये इसके साथ एक और चीज़ मिला लें जी जी कि अभी नैब ऑर्डिनेंस, अभी वो कहते हैं ना स्याही खुश्क नहीं हुई, आर्मी एक्ट का जो तरमीमी बिल है जो सेनेट से अभी अवाने बाला से और सदर तक पहुंच गया बड़ी स्पीड से, उसकी अभी स्याही खुश्क नहीं हुई। उससे पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की सरबराही में पार्लिमानी जो कानून की कमेटी है, इसके अंदर पार्टीज जो उसमें नून लीग की जानब से राना तनवीर हैं, इस तरह पीपल पार्टी की जानब से मुख्तलिफ लोग हैं जी जी, उसमें नैब का जो मैंने आपको पहले कहा था, नैब का जो आर्डिनेंस आया कि उस आर्डिनेंस में मॉडिफिकेशन होंगी, उस हवाले से डेलिब्रेशन हो रही हैं कि नैब के और कौन कौन से इख्तियारात ख़त्म करने हैं, ताकि नून लीग की जो बड़ी क़यादत है, असल जो मामला है, असल मामला जो है कि नून लीग की बड़ी क़यादत यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, क्योंकि शरीफ फैमिली के साहब मान जाएगी, क़यादत खत्म हो जाएगी। सुन लें, डोगर साहब से ले, अच्छा चलें, यानी नून लीग की जो सियासत है जी जी, या उनकी जो क़यादत है वो शरीफ फैमिली से शुरू होकर शरीफ फैमिली तक खत्म हो जाती है। यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और एंड कंपनी और इस तरह पीपल्स पार्टी, अच्छा जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और एंड कंपनी। अच्छा इस पर आते हैं, अब होगा ये क्या, होगा क्या, ठीक है, इस होगा पर जो बाकी चीजें रह गई थी ना जो मैंने कहा, अब वो मजीद मॉडिफाई होके अच्छा उसको मजीद, ताकि सारे लोग जो है ना, और साथ उसमें जो ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि इसमें तीनों की पार्टियां खुश हैं सर, इस पर तफसील से- पीटीआई, सर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और वो ब्यूरोक्रेट जो अभी की पोस्टों पे जो उस वक्त वारिसन फवाद है, सबको फायदा आज मिलेगा, आजम होगा, खान, क्या सबको ये फायदा इतना आसान होगा है, कि सब इमरान बच्चा खान मान गुडी जाएंगे? गुडी सब खेलेंगे, ठीक है, खैर इसको साहब। लेकर नाम आप एनआरओ खैर साहब, कहेंगे, इजाजत ये दें। ज्यादती होगी। बाबर NRO डोगर नहीं इसको कहना, अच्छा अच्छा ठीक है, बाबर डोगर साहब, ये आपने तंज भी कर दिया कि एनआरओ नहीं कहना, इमरान खान इसको क्योंकि खान साहब ने कहा है ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो आपके ख्याल है ये जानबूझ के इमरान खान इनको बचाने के लिए कर रहे हैं, नवाज शरीफ को और जरदारी साहब ये को? डोगर साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा का ये क्या, अब इसको क्या कहेंगे? एक उन्होंने ना किसी सारिफ की ट्वीट को लाइक किया है, अब उसमें ये सब बातें हैं, खुद तो उन्होंने कोई ट्वीटिंग ऐसे तस्वीर बदली, उसमें आर्मी एक्ट पर मुशावरत ना करने का जिक्र भी है जिस ट्वीट को उन्होंने लाइक किया है, उसमें घर में कैद काटने का जिक्र भी है उस ट्वीट में, इसके अलावा उसमें यह भी है कि जनाब मरियम नवाज को आर्मी एक्ट में तरमीम का हिस्सा बनने पर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये सब बातें जिस ट्वीट में उसको मरियम ने लाइक कर दिया है। उसामा साहब, मरियम की बेबसी जो है ना वो उसमें जाहिर हो गई है। वो मरियम जो ये कहा करती थी कि जी 2023 में वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही थी, वो मरियम जो नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस वो चलाया करती थी और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, वो मरियम नवाज जो ये कहती थी कि PMLN जो है उसका एन का मतलब है नवाज, और नवाज की बेटी हूँ मैं और ये मेरी नून लीग है, और वो नून लीग की स्याह सफेद के मालिक थे। आज उनका बयानिया जो है वो भी दफन हो गया, वोट को इज्जत दो का बयानिया वो भी दफन हो गया। आज उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी, किसी ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई, अल्टीमेटली नवाज शरीफ जो है उन्होंने उनको कहा कि बेटे अभी रहने दो इस्तीफा। नून लीग पर प्रैक्टिकली आज शहबाज शरीफ जो है उनका कंट्रोल है। नून लीग की सीनियर लीडरशिप जो है वो ये समझ गई है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे हाथों से हुकूमत गई, मिनिस्ट्रियाँ गई, वजारत उज़्मा गई, आज हम जो कुछ जेलों में हैं और जो कुछ फेस कर रहे हैं वो नवाज शरीफ के गलत बयानिए की वजह से था, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उसकी वजह से था। तो आज देख ले अयाज सादिक, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग जो हैं यही इस टाइम PMLN यही है, यही लोग PMLN है। ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना तनवीर, में दोबारा नाम ले रहा हूँ, ये वो लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड को छोड़ दें, इससे एक स्टेप आगे जाएं, ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को सारे इशू से निकाल के बाहर भिजवाया, उसमें इनका रोल है। आप इसको डील कह लें, ढील कह लें, NRO कह लें, बल उसमें इन लोगों ने रोल प्ले किया है। शहबाज शरीफ और ये सारे अलाइंड हैं। अच्छा। और आज सिर्फ वही बयानिया है जो इन लोगों का बयानिया है कि हमने अदारों के साथ मिलकर चलना है, अदारों के साथ बना के रखनी है, और वो को इज्जत दो वाला जो बयानिया था वो गलत था।
और उसकी वजह से हमें सारा नुकसान पहुंचा है। मेरी खुद बात हुई है, मेरी खुद इन लोगों से बात हुई है, वो ये मानते हैं कि इस बयानिए ने हमें कहीं का छोड़ा ही अच्छा, नहीं। मरियम क्यों नहीं समझती? क्या यहाँ वो PM तक को उसामा पाकिस्तान, साहब, वो जो मरियम नहीं डोगर साहब समझती? जिन लोगों की बात मरियम कर के रहे हैं, अंदर एक इन बात लोगों की बताऊं, भी सुननी। मरियम के नून लीग को अंदर कितना नुकसान मरियम हो गया? देखो मेरी एक बात सुने, मियां नवाज शरीफ साहब एक गलती की, उस गलती का खमियाजा भुगता, बाहर चले गए, वापिस आए, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। अगर वो अपने दिल से वो जहर निकाल देते जो अदारों के ख़िलाफ़ था और उनके साथ बनाकर चलते कि ये पाकिस्तान के अदारे हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान महफूज है और मैं इनके साथ बनाऊँ, एक पेज पर हम रहें, तो आज शायद उनकी आज भी गवर्नमेंट होती। ये तो फेडरल मिनिस्टर जो है वो इस वक्त वो भी यही कह रहे हैं, वो मोदी से बना के रखते, वो भारत के सजन जदार से बना के रखते, वो राह से बना के रखते। क्या मिला उसका? क्या मिला? हुकूमत भी गई, पार्टी भी गई, बिजनेस तो बच गया ना, भी गई, करप्शन तो बच गई ना, पैसा तो बच गया ना। क्या खैर तो -1 हो गया नून लीग में? जो नून लीग कहती है, कहाँ गया नवाज शरीफ का -1 बयानिया? इस जब सेनेट में सर्विसेज एक्ट तमीमी बिल जो है, इसमें जब नून लीग इसका हिस्सा बनी, उन्होंने बिला मशहूद इसको सपोर्ट किया, तो नवाज शरीफ का बयानिया तो दफन हो गया ना। देखिए, वो तो जब खत्म ख्वाजा हो गया। आसिफ साहब ने नून लीग के लोगों है, को बताया, वो शहबाज शरीफ का बयानिया है, कि जनाब आज वो ये- बयानिया जो चौधरी निसार का बयानिया था, आज उस बयानिए की जो है फतह हुई है, उसको वो जीत नून गया। लीग के इजलास में जब ख्वाजा आसिफ ने इस बिल से मंजूरी से पहले बताया कि जनाब ये मियां साहब ने कहा है कि कंसेंसस पे करना है, तो लोगों ने पहली मरतबा कहा कि मियां साहब कौन से, छोटे मियां साहब या बड़े मियां साहब? तो उन्होंने कहा जी बड़े मियां साहब ने कहा है। तो अब मुझे ये है कि जो डोगर साहब, एक बात, एक तो उसामा साहब ये है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, सारा ये जिस तरीके से एपिसोड हुआ, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और जिन लोगों के नाम लिए, अयाज सादिक हैं, अयाज सादिक, आप मुझे बताएं, अभी भी थोड़ी देर पहले इजलास या ख़त्म हो गया या हो रहा है अभी भी, उसके अंदर जो नैब का तरमीमी जो ऑर्डिनेंस जो बिल है, उसके हवाले से हुकूमत भी ये चाहती है। फवाद चौधरी ओपनली बयान दे चुके हैं कि हमें तो नैब सूट ही नहीं करता। यानी इमरान खान कहते हैं कि हमने चोरों को, डाकुओं को लुटाना है, उनसे पैसा लेना है और नैब को और ज़्यादा ताकत देनी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। फवाद चौधरी अभी कल वो एक नीले पीले चैनल पे बैठ के कह रहे थे, कल या परसों की बात है, कि वो ये कह रहे थे कि जनाब नैब ना अपोजिशन को सूट करता है ना हमें सूट करता है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। डोगर साहब ने तो कहानियाँ सुनाते रहते हैं ना। अब मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे अहम ब्यूरोक्रेट होतों पे जो फायदा है, तो इस तरह इन नून चीजों की लीग, इमरान खान साहब को तो समझ अब नहीं है। इमरान खान को मुझे नहीं पता, अब नून खलील लीग साहब उनका और सारा बयानिया दफन PTI हो जाएगा। और इमरान खान वोट किसने लेकर आया? ये उन्होंने People's कहा कि Party- मैं कौम से गद्दारी करूंगा। उसामा अगर साहब, मैं- मॉडिफिकेशन साहब, हो रही ये है, माफियाज हैं, इन माफिया मॉडिफिकेशन से हो इमरान खान रही फिलहाल नहीं लड़ है, सकता। मॉडिफिकेशन उन्होंने तो हो कहा था रही है। 2020 इन माफिया माफिया के से मुश्किल नहीं लड़ तरीन सकता। साल है। नहीं, इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि 2020 भाईजान माफिया के मुश्किल तरीन साल करप्ट है। माफिया कारपोरेट वाला बच आप गया। कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस जो है कारपोरेट वाला वो बच मंजूर गया। होगा मुतफिका। अब बिहार के चोरों को जो तफस देते थे उनको वो बच गए। अब नहीं, अभी जो मंजूर पीपल्स नहीं हुआ। पार्टी और नून आप- लीग के जो करप्ट नहीं, टोला आपसे मेरा वो सवाल है बच दोनों से। जाएगा। सर, अगली खबर पर ब्यूरोक्रेट जाएं। बच जाएंगे, नैब के पास अच्छा, कट नेक्स्ट स्टोरी जाएंगे। है सर, नेक्स्ट स्टोरी है। उससे पहले मुझे बता दें, आपके ख्याल है मुतफिका मंजूर हो जाएगा नैब ऑर्डिनेंस में जो हाँ, तरमीम बिल्कुल, होंगी? बिल्कुल। यानी इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशंस मान लेगी? कसरते राय से हो गए। एक आध बात बेचिस मौलाना फजल बार साहब को नहीं लगता है कि जो रिकमेंडेशन नून लीग मैं पीपल्स सर- पार्टी देगी वो खुद कह रहे हैं ना, तनवीर का भी बयान आया है, वो उन्होंने बेनिफिशियरी कहा, हम है, तो वो इसकी बात हुकूमत क्यों के करेंगे? साथ, फिर जो मरियम भी जा रही है, हमायत फिर के मुल्क से लिए- बाहर, फिर मरियम मुल्क से बाहर जा रही है, फिर उनको कौन खामोश करवाएगा? उनके जा ट्विटर रही को? हैं वो, और उनको क्या करना चाहते हैं? वो जा रही हैं ना वो। तो सर फिर लोगों से झूठ तो ना बोले ना, उनको इस तरह ना कहें कि हम आए हैं, देखिए, करप्शन नून खत्म लीग करेंगे। के क्या हर बंदे को आपने ये अगर छोड़ पता देना चल तो। गया साफ बताएं लोगों कि को। ये वोट को इज्जत दो नहीं, ये करप्शन को तफस दो, शरीफ अच्छा। फैमिली के इक़्तिदार को तफस दो, तूल एक दो। और- इस वजह से बयानिया उनका पिट गया है। हर बंदा कहता है कि हमें अपनी अच्छा, फिक्र सर, करनी है। अभी ब्रेकिंग वो न्यूज तो आ गई चले है। गए, जी। बाकी जाने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज है मरियम मेरे का पास। जाना ठहर जी गया। जी, अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर भी आपके ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है कि अमरीकी वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि अमरीका जंग नहीं चाहता। और मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने कहा है कि अमरीका जंग नहीं चाहता। तो अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट है इस तनाजुर में कि अमरीका ने जो किया उसके बाद ईरान ने जवाबी वार किया और वहाँ पर जो अमरीकी बेसिस थी, 2 बेसिस इराक में, उनको निशाना बनाया। और ईरान का ये कहना है कि 80
उसमें अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं जिनको इन्होंने दहशतगर्द करार दिया है। और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राबता किया है और इससे पहले भी जितने राब्ते हुए हैं उनमें यही बात हुई है। पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, खित्ता किसी और जंग का मुतमिल नहीं हो सकता। तो अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ को यकीन दहानी करवाई है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। तो अब लगता है कि देखते हैं अमेरिका इसके बारे में अब कोई और आगे से जवाब देता है तो फिर तो ईरान कह चुका है कि इसके बाद 100 टारगेट्स हैं, अभी तो 2 बेसिस को निशाना बनाया, फिर 100 टारगेट्स निशाने पर हैं। बाबर डोगर साहब, ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा कशीदा हो गई है और पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा मसला बन गया। आज मैं देख रहा था अभी कि इमरान खान साहब का अभी भी बयान चल रहा, 2020 लोगों के लिए आसानियों का साल होगा, रोज़गार के मौके होंगे। जो खित्ते में हालात बन रहे हैं, सोने की कीमत, पेट्रोल की कीमत, स्टॉक मार्केट नीचे, तो ये कैसे फिर ख्वाब पूरा होगा अगर खुदा न खास्ता ये मामला और आगे बढ़ गया। पहले ही कशीदगी है, शदीद कशीदगी है, इससे पहले कभी हुआ है कि इस तरह से ईरान ने बाकायदा अमरीकी बेसिस को निशाना बना दिया? उसामा साहब, एक चीज़ तो आप दाद दें कि आज ईरान ने उन्होंने उसका रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने उसका जवाब दिया, वो चुप करके बैठे नहीं हैं। और वो इससे अंदाज़ा होता है कि ईरान एक कौम है, वो और ये जो आज अटैक है इससे ये तो क्लियरली है कि वो आज एक पेज पर हैं, इकट्ठे हैं और उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया है। और उसका एक अटैक हुआ है, 2 अटैक हुए हैं, तो उसके बाद आप देख लें कि अमेरिकन सेक्रेटरी का जवाब आ गया कि हम जंग नहीं चाहते, यानी कि वो एक स्टेप पीछे चले गए हैं। वो जो हाइप देने की कोशिश कर रहे थे वो उससे फौरी तौर पर अमेरिका अब इस जंग से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। अब जहाँ तक पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान बड़ा केयरफुली चल रहा है, बड़ा मुहतात होकर चल रहा है। इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी सरजमीन किसी दोस्त हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने बयानिए पर चलना चाहिए। हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, पाकिस्तान को भी अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। और इसमें यह भी है कि हमारी सरजमीन जो है ईरान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, हमारी सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो जंग की सूरत हाल बन रही है ना बने। अच्छा, और लेकिन बाबर साहब, जो आपने बात कही ना, इससे मुझे ये जहन में आया कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी कौम ने दिखाया है कासिम सुलेमानी से जो उनका प्यार और मोहब्बत थी वो देखी है, तो कि दुनिया ने देखे हैं वो विजुअल्स के लाखों की तादाद में, मिलियंस कहते हैं, यानी 10 लाख से वो उनके हीरो थे। हाँ जी। और लेकिन जो आपने ईरान के रिस्पांस की बात की, अब देखते हैं कि अमेरिकी सदर क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका से आप ये नहीं तवक्को कर सकते, उसने कह दिया उनके सेक्रेटरी दिफा ने, तो अब उस पर बिल्कुल वो अमल होगा, वो कुछ भी कर सकता है। आप देखें उन्होंने इराक का क्या असर किया, यानी जितने इसराइल के दुश्मन थे आप देख लें उन्होंने उनके साथ क्या किया। इराक का क्या हाल हुआ, लिबिया का क्या हाल हुआ, शाम का क्या हाल हुआ। आप इराक को लिबिया और शाम से नहीं मिला सकते। ईरान इनसे मुख्तलिफ है। ईरान के पास जोहरी पावर भी है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो आप शाम में देख लें, जिस तरह से रशिया और चाइना सामने आए थे, उनका रोल सामने आया था, उन्होंने भरपूर तरीके से वो जंग जो थी लड़ी थी, शाम का साथ दिया और अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। अच्छा, तो ईरान शाम भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। खरल साहब, आप क्या कहते हैं कि अब आपको क्या लगता है कि ये अगला कदम अमेरिका क्या होगा? अभी तो वो कह रहा है, अमेरिका खुद कह रहा है जी हम जंग नहीं चाहते, तो अब वो क्या कोई जवाबी इस तरह से वार ईरान पर भी हो सकता है? और ईरान कह रहा है कि उसके बाद तो फिर हम 100 टारगेट्स हमारे निशाने पर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उसामा साहब, कल भी मैंने कहा था कि अमेरिका भी भारत की तरह गिद्दड़ भभकियाँ कर सकता है, वो हमला नहीं कर सकता, वो जंग नहीं कर सकता। आज आपने देख लिया कि उनके सेक्रेटरी दिफा जो है उन्होंने हमारे आर्मी चीफ को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता। और ये यकीन दहानी उन काविशों का नतीजा है, उस प्रेशर का नतीजा है जो पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी ने अमेरिका के ऊपर डाला कि हम एक हमसाया मुल्क में खित्ते के अमन को तबाह होना नहीं देंगे, हम अपने मुल्क की सरजमीन किसे हमसाया मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम नहीं चाहेंगे कि खित्ता जो है उसकी जो अमन अमा की सूरत हाल वो ख़राब हो। तो ये एक वार्निंग थी, सख्त थी, जिसके लिए इतने बड़ा जो ईरान का रिएक्शन है, 80 लोगों की हिलाकत, उनका फौजी जो तनसीबात है वहाँ पे जो तबाही हुई है, और ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। और कल ही आपको मैंने कहा था, मैंने कहा अमेरिका से तो शुमाली कोरिया ने संभाला जाता,
और ईरान एक खुददार कौम है और उन्होंने उसके ऊपर पहले भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई, जैसा डोगर साहब ने कहा कि वो जौहरी उनके पास हथियार भी है। तो अमेरिका बड़ा समझदार है, उसको पता है कि कौन से मुल्क के साथ क्या डील करना है। वही बात है डोगर साहब ने कहा, शाम, इराक, लीबिया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ईरान का बड़ा एक रिच कल्चर है, उनकी एक हिस्ट्री है और बहुत बड़ा एक मुल्क, एक बड़ी ताकत है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, बावजूद इसके कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब के जरिए जो पाकिस्तान के ऊपर कौन सा ऐसा तरीका नहीं जस के जरिए दबाव डालने की कोशिश की या डुलवाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा हूं, वजीर आजम हूं या आर्मी चीफ हूं, उनका प्रिंसिपल स्टांस है कि हम किसी हमसाया मुल्क, किसी बरादर इस्लामी मुल्क या किसी भी मुल्क, इवन के दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो, बिल्कुल सही, भारत के खिलाफ या इस्लामी मुल्क जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस है, पॉलिसी है, जबरदस्त है, अपनी सरजमीन कबूल कर रहा पाकिस्तान, हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी सूरत भी। ब्रेक से पहले बाबर साहब इस पर शॉर्ट कमेंट कि इमरान खान साहब ने कहा जा रहा है 31 जनवरी को मलेशिया का दौरा भी करना है। उससे पहले इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़ारजा को कह दिया हंगामी दौरे किए जाएं ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका का, शाह महमूद कुरैशी साहब। तो ये कितना अहम होगा कि ये जंग रुकवाने के लिए, जंगबंदी के लिए ये पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है, 3 बड़े अहम मुल्क हैं जिनमें जंगबंदी की तो आज खुद ही कह दिया, उन्होंने खुद कह दिया फोन करके। देखिए उसामा साहब, पाकिस्तान ईरान के भी करीब है, ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, इवन अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान इस खित्ते में वाहिद मुल्क है जो तीनों ममालिक के करीब है और वो अपना रोल प्ले कर सकता है और इसको प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जियोग्राफिकली भी उसकी वो ईरान का हमसाया है, ईरान के साथ है, और अगर ईरान जंग में आता है तो हमारे लिए तो मुश्किलात हैं, हमारे लिए तो परेशानी है कि हम किस साइड पे बैठें, किस हद तक हम न्यूट्रल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि इस खित्ते को जंग से बचाया जाए। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद एक और बहुत जो सोशल मीडिया से उठा और अब हर तरफ इस पर बात हो रही है किस तरह से एक मीडिया ग्रुप का सरबरा ऐसी हरकत कर सकता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जामी के नाम से मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज जमशेद महमूद की जानिब से रवां बरस अक्टूबर में एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से इन्हें रेप करने का इल्ज़ाम लगाया गया था और इन इल्ज़ामात के सामने आने के तकरीबन 2.5 माह बाद जब जामी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इन्हें मुबैना तौर पर रेप करने वाली शख्सियत पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग का एक बड़ा नाम और डॉन मीडिया ग्रुप के सरबराह हमीद हारून हैं, तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। जमशेद महमूद की जानिब से ताहाल हमीद हारून के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ताहम हमीद हारून ने एक बयान में जामी के इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि वो अपनी सफाई में और अपने नाम और साख की बहाली के लिए ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने इन पर ये मजमूम और झूठे इल्ज़ामात आयद किए हैं। जामी ने अपनी ट्वीट में हमीद हारून के इदारे के अखबार डॉन को मुखातिब करके कहा था कि हाँ, हमीद हारून ने मुझे रेप किया था, मैं अब तैयार हूं, क्या आप ये छापने के लिए तैयार हैं? जामी की इस ट्वीट के बाद हमीद हारून की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें हमीद हारून ने अपनी सफाई देने की बजाय इदारों की साख को मुतासिर करने की मजमूम कोशिश की। डॉन के सरबराह हमीद हारून के बयान के रद्द-ए-अमल में फिल्मसाज जामी का कहना है कि यह जामी मुकाबला डॉन नहीं, जबकि उन्होंने वजाहत दी कि यह एक जाती मामला है जो इसलिए उठाया गया क्योंकि मैं कुछ बरसों से मुतासरीन की मदद कर रहा हूं। इसी बारे में हम बात करेंगे और हमें बड़े ही 2 ज़बरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है। मुजाहिद बरेलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और कानूनी माहिर रिजवान अब्बासी साहब एडवोकेट हमारे साथ हैं। उनसे बात करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि हम इस हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देख लेते हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं चाह रहा हूं मुजाहिद बरेलवी साहब पहले आपसे बात करें, असद खरल साहब भी, बाबर साहब भी आपसे सवाल करेंगे
लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमने देखा कि मगरिब में पहले ये बात शुरू हुई थी, लेकिन अब ये मर्द की तरफ से कभी हमने देखा, बच्चे हैं, ख़वातीन, उनकी तरफ से होता था, इल्ज़ाम सामने आता था, लेकिन अब एक मर्द की तरफ से आया है, तो आगे से बजाय इसके कि कोई जवाब कोई और दिया जाए, इदारों की साख को मुतासर करने के लिए कोई आप शुरू हो जाते हैं कि जी किसी ने मेरे खिलाफ ये कुछ साजिश रचा दी है। इसका मतलब है कि कोई बोले ना अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो। देखिए, एक तो मैं बुनियादी बात ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी अभी तक मजहबी एतबार से, अखलाक़ी एतबार से, तहज़ीब के एतबार से और वैल्यूज़ के एतबार से कोई बहुत आज़ाद नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ बाद चीज़ों के मामले में हम लोग बीमारी की हद तक जो हैं वो शिद्दत पसंद हैं। और इसके साथ ही मैं कहूँगा एक दूसरी बात ये कि अब मेरी ज़ाती राय में हर शख्स का अपना एक ज़ाती मामला भी होता है, ज़ाती ज़िंदगी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अगर पब्लिक में बात आए, अब ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये भी क्यों मैं आपको छुपाऊँ कि शाम का वक्त है और मैं उम्मन शाम को अच्छी शाम गुजारता हूँ, लेकिन ये तो नहीं मैं करूँगा कि मैं जो है कैमरे के सामने वो तमाम लवाजमात लेके बैठ जाऊँ कि लोग देखें, क्योंकि मुझे देखने वाले मजहबी लोग भी होते हैं, उसमें कुछ दीनी लोग होते हैं, मेरी फैमिली के लोग होते हैं, कुछ उस चीज़ को पसंद नहीं करते। ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए लोगों की, जो दिया जाता है। और अब ये भी हकीकत है, आपको यानी कहने में मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि अब तो इंडियन सिनेमा, यूट्यूब फॉलो हो गया है कि पहले हमारे यहाँ वेस्ट में तो खैर ओपन है, इवन इंडिया में भी, कि मैं क्यों ना कहूँ कि होमोसेक्सुअलिटी थी, वो अब पाकिस्तान में यानी यहाँ के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े मशहूर फनकार वो एडमिट करते हैं कि जो फैशन से वाबस्ता हैं, ये बात है। वो और आपको एक और जो लोग तो ये समझते थे शायद वो खातूनी हैं, अब शायद पता नहीं अमेरिका में है, उन्होंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। तो एक तो बात तो ये है कि ये एक कुछ लोग इसको कहते हैं ये बीमारी है, आदत है, इल्लत है, पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ मौजूद है। सवाल हमीद हारून पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, तो आपका उनसे इंटरेक्शन भी रहा होगा, तो आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के जो इल्ज़ामात है इसमें कितनी हकीकत है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपको आपका हमीद हारून से भी इंटरेक्शन रहा है, आप उनको जानते भी होंगे, आप उस ग्रुप का हिस्सा भी रहे हैं, तो आप इस सारे इशू को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं उनको मैं ये सही बात है कि मैं जामी साहब को नहीं जानता जितना हमीद हारून साहब को जानता हूँ, बल्कि एक सहाफ़ी, मैं कहता हूँ एक सहाफ़ी की हैसियत से मैं तमाम मालिकान अखबार की इल्लतों आदतों से भी वाकिफ़ हूँ और उनकी खूबियों और बड़ाइयों से भी वाकिफ़ हूँ। तो मैं एक सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो आप दोनों तरफ इस बारे में एक गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाए, आप साइड ना लें। अच्छा, ना अगर आपने चाहे जामी की हो चाहे हमीद हारून की हो, ना मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ये कहूँगा कि हमीद हारून ने अगर ये स्टैंड लिया है कि इदारे जामी के पीछे हैं, तो इस बात को भी मैं दुरुस्त नहीं समझता। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि जामी का ये कहना कि हमीद हारून ने 13 साल पहले किया और उन्हें अब क्यों याद आया, ये भी दुरुस्त नहीं मैं समझता। अच्छा, इस पर भी जी, इस पर मैं चाहूँगा कि सबसे बात करें, क्योंकि यहाँ एलिगेशन रेप का है, लेकिन उससे पहले जिस मुहिम को बुनियाद बनाकर जामी ने ये बात कही, वो मी टू वो कैंपेन थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक साफ़ी इदारे के सरबराह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, तो साफ़ी बरादरी इस बारे में क्या कह रही है, आपको दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो किसी भी ओहदे पर मौजूद हैं, APNS में भी मौजूद हैं और इस तरह के दीगर जो फोरम्स हैं उनको फिलफोर हटाया जाना चाहिए और इसकी गैर शफाफ तरीके से गैर जानिबदार जो है वे कमीशन बनाना चाहिए जो इसकी तहकीक करे। इस वाक़े ने उसका जो रोशन चेहरा था डॉन का, वो दागदार कर दिया है। सहाफ़त और साफ़ियों के अदारे तहज़ीब व तमद्दुन के गवारे हैं, पूरे मुल्क कौम की तरबियत करते हैं। अगर उनमें इखलाकी कदरें इस हद तक नापेद होंगी, उनकी अपनी तरबियत नहीं होगी कि वो लोगों की खाक तरबियत करेंगे। मैं समझता हूँ कि बरतरफ क्या, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। इस तरह के लोग जो हैं, ये जो अखबार माफिया हम कहते थे लोग, मैं खुद पब्लिशर हूँ, एक अखबार का मालिक हूँ, कि इस तरह के गंदे अंडों ने पूरी मार्केट को गंदा कर दिया है। आज ये जमी वाला इशू है, ये तो इनकी अब वक्त आ गया है कि पब्लिशर सारे और ख़ास तौर पे APNS जो है वो अपनी मंजी थले डांग फिरे
और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। खबर जो है वो मेरिट पे देखते हैं। ये गैर मुल्की एजेंडे पे चलने वाले ये अखबारात के मालकान और मीडिया मालकान जो है, इनको बाकायदा हमारी कम्यूनिटी को, पूरी जर्नलिज्म जितने साफ़ी रहनुमा हैं, उनको भी चाहिए कि इस पर वो एक्शन लें। मीर हमीद हारून साहब की जो बात है, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि एक तो उनको वॉलंटियरली ना अब साइड पे हो जाना चाहिए। ये डॉन अखबार पे धब्बा लग गया, भले ये अभी इल्ज़ाम है, तो ये उनकी इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। वैसे भी अब मीर हमीद हारून साहब जो हैं वो बैठे किसी और गोद में हैं, वो तो मीर शकील रहमान की गोद में बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो डॉन को, जो आज का पाकिस्तान टाइम्स है, जो एक डम्मी अखबार बन रहा है, बड़ी तकलीफ बात है, मीर हमीद हारून साहब उसको वहाँ लेके जाना चाहते हैं। इस इल्ज़ाम ने और उस जगह के करीब बैठा दिया है, डॉन पे अब उसको डस्क बना दिया। ये तो साफ़ियों की राय थी, लेकिन अब जो मुहिम शुरू हुई थी एक मी टू के नाम से, और फिर ये बहुत से लोगों ने इसका इस्तेमाल करते, इसका सहारा लेते हुए जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई थी उसका बताया, और कई लोगों ने बहुत अरसे बाद बताया। तो ये कैंपेन थी क्या, उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट है, वो देखिए। रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा असद खरल साहब, इसमें अब जो जिस तरह बरेलवी साहब जो बात कर रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन इसमें है रेप का इल्ज़ाम, और जो ये होता है कि अगर कोई जुर्म हुआ है उस पर ये नहीं शायद डिपेंड करता कि वो कितने साल पहले हुआ था। किसी भी शख्स को आकासिल है कि जब भी वो हुआ था वो जब चाहे उसकी कंप्लेंट कर सके। देखिए, इस पे मेरा ख्याल है हमारे साथ जो माहिर कानून है रिजवान अब्बासी साहब, उनसे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए कि रिजवान अब्बासी साहब जिस तरीके से सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आई, अखबारात के ज़रिए, अभी जिस तरह प्रोग्राम में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देखी, लोगों की आरा देखी, आप क्या समझते हैं कि जो जमशेद महमूद और जामी जो है, जिनके नाम से मशहूर है, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद हमीद हारून साहब की जानब से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक आया, लीगल नोटिस भी भेजा गया, जो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, हमारे पास इस तरह की भी ट्वीट्स वगैरह जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आई हैं। तो क्या एक जो जुर्म होता है, अगर 13 साल पहले हो जाए, कत्ल हो जाए, डकैती हो जाए, तो 13 साल बाद क्या उस जुर्म के बारे में अगर कोई बंदा कहे कि उस वक़्त कोई ऐसे हालात थे, अब वो लॉन्च कराने आ जाए कंप्लेंट, तो उस हवाले से एविडेंस तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी उसमें बाद के इश्यूज़ हैं कि क्या एविडेंस उस वक़्त कलेक्ट हो सकती थी, क्या रह गई हैं। अब इस कानून के तहत जो ये सारा मामला सामने आया, क्या देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है कानूनी, कि जो जामी को एक फोरम है, कहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या सज़ाएं क्या हैं, या पाकिस्तान के जो पीनल कोड है या CRPC है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये जो बदफेली का मामला, इस पर क्या हो सकता है किसी मुलज़म के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा कंप्लेंट सामने आता है। देखें, जहाँ तक कानून का और कानूनी कार्रवाई का ताल्लुक है, तो FIR किसी भी वक्त दर्ज की जा सकती है। अब FIR के इंदराज में जितनी भी ताख़ीर हो, ये एक अलहदा बात है कि उस ताख़ीर को हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है कि जो जितना लेट आता है कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास इंदराज मुकदमा के लिए, तो उसके मौक़िफ़ को उतना जो है वो शक की निगाह से कानून देखता है कि शायद ये इतना आफ्टर थॉट स्टोरी लेके आया है और इतने अरसे बाद आया है। अच्छा रिजवान अब्बासी साहब जी, आपने कानूनी पहलू तो बताए हैं, लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि जामी इस वाक़े पर क्या कहते हैं, वो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। अच्छा बरेलवी साहब, ये एक मसला है हमारे यहाँ, क्या पूरी दुनिया में आप देखें कि कई लोग इस वजह से कि वो परेशान होते हैं, खौफजदा होते हैं, शर्म उनको आ रही होती है कि हम क्या कहेंगे, दुनिया हमसे सवाल करेगी, हम कैसे बात करेंगे। तो ये भी जामी अब ये कहते हैं कि इतने साल बाद इसलिए भी शायद पहले हौसला नहीं था, जिस वजह से भी। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये साबित हो जाता है जो आप कह रहे हैं कि अच्छा कोई इस तरह की एक बॉडी बननी चाहिए जहाँ पर पता चले कि कौन सही है कौन गलत, तो अगर हमीद हारून पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर क्या होना चाहिए उस पर? हमारे यहाँ कुछ एक सूडो इंटेलेक्चुअल और कुछ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, हर चीज़ के पीछे वो एजेंसियां और फौज नजर आती है। कुछ ये हमारे तरीका बन गया है ये, सॉरी टू से, लेकिन क्या उनकी जात पर कुछ कहा जाए तो वही कहेंगे। मैं आपको जुज़वी तौर पर इस पे इत्तेफाक करता हूँ आपसे। बरेलवी साहब थोड़ा सा, बरेलवी साहब मामला ये है कि जो हमीद हारून साहब ने इल्जामात लगाए हैं इदारों के ऊपर, क्या वो इसके सबूत देना पसंद करेंगे? उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है? एक इदारा, एक बड़ा एक ग्रुप है, मीडिया हाउस है, उसके वो सरबराह हैं, और बगैर एविडेंस के अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है मुकदमा? तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं,
एक बड़े इदारे के सरबराह हैं और आप बगैर सबूत के हमें दे रहे हैं इतना बड़ा। एक तो बेहतर यह है कि आप इसी वक्त फ़ोन उठाएं, एडिटर को, मालिक को, उनके तर्जमान को किसी से बात करें, क्योंकि मैं उनकी तरफ से जवाब क्यों दूं? लेकिन सवाल उनसे होना चाहिए और मैंने उसकी वजाहत आपको कर दी। मेरा यही सवाल जो है वो रिजवान अब्बासी साहब से है। वो सवाल वो जवाब देंगे। देखिए मेरा यही सवाल रिजवान अब्बासी साहब से है। रिजवान अब्बासी साहब, जिस तरह से हमीद हारून पर के खिलाफ इल्जाम लगा, जो उन्होंने अदारों को इसमें घसीटा है, उनके पास क्या एविडेंस है, उनके पास क्या सबूत है? किस तरह से आप एक अदारे को मेलाइन कर सकते हैं? तो इस पर उनके खिलाफ क्या लीगल एक्शन हो सकता है? देखिए, अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है किसी इदारे पे, तो वो इदारा भी उनसे डैमेजेस या उनसे सवाल क्लेम कर सकता है, उनसे डैमेजेस की कार्रवाई कर सकता है कि आप एविडेंस के तहत घसीटा। अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ ये है कि हर बात को इदारों के सुपुर्द या इदारों को से नथी कर दिया जाता है, तो ये भी बात समझ से बालातर है। लेकिन ताहम आपने कहा कि क्या उनसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। वो जो इदारा जिसके ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, वो इदारा उनके खिलाफ डैमेजेस की कार्रवाई जो है वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद रेलवी साहब का, रिजवान अब्बासी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कुछ सवाल तो अब भी उठते हैं। एक, जिस तरह जो बात हो रही है उसमें मेरे ज़हन में भी सवाल आता है, तो फिर क्या अगर कोई शख्स फौरी नहीं बोलता, उसके साथ अगर कोई जुल्म या ज़्यादती हुई है, तो फिर उसके बाद फिर वो हमेशा खामोश रहे? ये भी होता है, हमने देखा है कि लोग उस वक्त नहीं बोल पाते किसी भी वजह से, खौफ या झिझक की वजह से या जिस वजह से भी। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि बच्चों के साथ किसी को होता है तो वो ख़ानदान नहीं बोलता, तो फिर क्या उसके बाद फिर वो खामोश ही रहे? खैर, इसी तरह के कई सवालात भी उठते हैं। बाबर डोगर साहब, आपके ज़हन में इस बारे में कोई सवाल? हमीद हारून पर जिनसी हादगी का इल्ज़ाम लगाया गया है। सर, पहला सवाल तो ये कि क्या डॉन ग्रुप और डॉन के चैनल के जो मुलाजमीन हैं उनको इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमीद हारून जो हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या उनको ये इल्ज़ाम कबूल करते हुए अपने आप को गैर जानिबदार तहकीकात के लिए कानून के हवाले करना चाहिए? जी खरल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही समझता हूँ उसामा साहब, ये सारी चीज़ें नाज़रीन ने भी देखी और जिस तरह इल्ज़ामात और जवाब और सारा मामला, और अब मौजूदा जो हुकूमत है जो रियासत मदीना ख़ुद को क्लेम करती है, मैं समझता हूँ उनके लिए एक टेस्ट केस है और शफाफ तहकीकात इस मामले में होनी चाहिए। और जो भी अगर जामिन ने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके अगर इल्ज़ाम सही हैं तो फिर जो मुल्ज़म है वो जितना भी बाअसर हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और जो इमरान खान साहब जिस तरह बात करते हैं कि कानून से कोई बालातर नहीं और होना भी नहीं चाहिए, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी अगर इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके इसको एक टेस्ट केस और मिसाल बनाना चाहिए। और जो इससे पहले भी उसामा साहब क्या जो बातें, लाहौर के अंदर एक बड़े अहम ओहदे पे एक एंकर भी और वहाँ पे एक एडिटर थे, एक और इदारा जो बड़ा है, इस तरह करने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त उस जो बड़े सीनियर साफ़ी प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने इस पर शोर मचाया था, बावजूद इसके कि इस चीज़ को नेगेटिव भी लिया गया बाद लोगों ने, हालांकि उसने बता दिया कि मुझसे इसने ये हरकत करने की कोशिश की। इस तरह और एक सिंध असम्बली में मामला हुआ एक और मीडिया हाउस के हवाले से, तो वहाँ पे भी एक बड़े लीडर ने बताया कि इस तरह के, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल इस मामले में तहकीकात शफाफ होनी चाहिए और इस पर अब आखिर में मेरे जहन में भी ये सवाल ये है कि क्या अंबर सहगल को, हमीद हारून जैसे लोगों को इदारे से निकाल कर और बगैर किसी सियासी समाजी दबाव के तहकीकात नहीं करवानी चाहिए, ताकि बाकी मीडिया हाउसेस के लिए एक मिसाल बने? क्योंकि इन्होंने तो एक और इल्ज़ाम इदारों पर लगा दिया है, तो इस पर भी सोचा जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।